एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। 1945 स्प्रिंग का समय था। एक 11 साल का लड़का हेलमुथ बेड पे लेटा हुआ था। तभी उसने अपने पेरेंट्स को सीरियस टोन में बात करते हुए सुना। उसके पापा ने बोला कि अब अलाइज हमारे साथ वो करेंगे जैसा हमने ज्यूज और डिसेबल्ड के साथ किया था। तो क्या अब टाइम आ गया है सुसाइड करने का? और क्या सिर्फ उसको सुसाइड करना चाहिए या फिर सबको एक साथ सुसाइड कर लेना चाहिए? अगले दिन वो हेलमुथ को वुड्स में ले गए और अच्छा टाइम स्पेंड किया। बाद में उन्होंने अपने आप को अपने ऑफिस में गोली मार ली और उनके यूनिफॉर्म को फैमिली फायरप्लेस में जला दिया गया। जो कुछ हुआ उससे हेलमुथ बहुत सदमे में था, इतना कि उसने अगले 9 साल तक घर में कुछ नहीं खाया। उसको ये डर था कि उसकी मम्मी उसको जहर न दे दे। हेलमुथ ने शायद रियलाइज नहीं किया हो, उसके फादर नाजी थे और अडोल्फ हिटलर को सपोर्ट करते थे। आप लोगों को हिटलर के बारे में कुछ बातें पता होंगी, जैसे हिटलर जर्मनी को एक शक्तिशाली पावर बनाना चाहता था। उसको पूरे यूरोप को कॉन्कर करना था। आपको शायद ये भी पता हो कि उसने बहुत से जूस को भी मारा था। नाजिज्म एक पूरा सिस्टम था। उनका अलग ही आइडिया था वर्ल्ड और पॉलिटिक्स को लेकर। मई 1945 को जर्मनी ने अलाइज को सरेंडर कर दिया। ये देखकर हिटलर, उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉर्बल्स और उसकी पूरी फैमिली ने बर्लिन बंकर में सुसाइड कर लिया। वॉर की एंड के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया गया न्यूरमबर्ग में, जहां नाजी को जिन्होंने वॉर के टाइम क्राइम किया था, जैसे क्राइम अगेंस्ट पीस यानी वॉर स्टार्ट करना, वॉर क्राइम्स जैसे लड़ाई और दंगे करना, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी सिविलियंस और इनोसेंट्स को मारना। हिटलर ने वॉर के टाइम जैसे काम किए थे, स्पेशली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, उसकी बड़ी आलोचना हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में जर्मनी ने जेनोसाइडल वॉर की थी, जिसकी वजह से यूरोप में रह रहे अनेकों इनोसेंट सिविलियंस को उन्होंने मारा, जैसे 6 मिलियन जूस को, 2 लाख जिप्सीज को, 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस को, 70,000 जर्मन को जो कि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड थे। नाजी ने बहुत से तरीके अपनाए थे लोगों को मारने के। उनमें से एक था उनको एक रूम में बंद करके हार्मफुल गैस पास करना। ऐसा ही एक गैसिंग सेंटर था आउशविट्ज में। जो न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल था उसने सिर्फ 11 नाजीज को मौत की सजा सुनाई थी, बाकी को जेल की सजा। तो इनको सजा तो मिली, पर जितनी बारबैरिटी से इन्होंने दूसरों को मारा था उसके हिसाब से ये पनिशमेंट बहुत ही कम थी। अलाइज नहीं चाहते थे जर्मनी पे हार्श होना, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो जर्मनी पे हार्श हुए तो फर्स्ट वॉर के बाद जो हुआ वैसा दोबारा ना हो जाए। तो ऐसा क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर था। 20th सेंचुरी में उसने ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ मिलके अलाइज, जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड और रशिया थे, उनके खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी। सारी कंट्रीज ने वॉर करना शुरू किया ये सोचकर कि वो तुरंत ही वॉर जीत जाएंगे, पर उनको ये नहीं पता था कि ये वॉर इतने सालों तक चलती रहेगी, जिसकी वजह से उन सब की रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगी। स्टार्टिंग में जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम के कुछ एरियाज ऑक्यूपाई किए, पर फाइनली 1917 में अलाइज की तरफ अमेरिका की एंट्री हुई, जिसकी वजह से अलाइज जीतने लगी और सेंट्रल पावर्स हार गई। इन नवंबर 1918 जर्मनी की हार की वजह से वहां की एम्परर को अपनी पोजीशन का त्याग करना पड़ा, जिसकी वजह से अलग अलग पार्टीज को जर्मनी की राजनीति में आने का मौका मिला। उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई और वो वाइमर में जाके मिली, जहां पे उन्होंने जर्मनी के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। और उन्होंने ये भी प्रोविजन डाला उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब कंट्री के सारे लोग मिलके राइक्सटाग या जर्मन पार्लियामेंट के लिए मेंबर या डेप्यूटीज को वोट करके चुनेंगे और कंट्री के सारे अडल्ट वोट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन। पर ये रिपब्लिक जर्मनी के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को जो बातें माननी पड़ी थी अलाइज की, वो बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इसे ट्रीटी ऑफ वर्साई कहते हैं और इसके अकॉर्डिंग जर्मनी की सारी ओवरसीज कॉलोनीज ले ली गई थी। उसकी 10% पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज, 75% आयरन, 26% कोल, उसकी मिलिट्री भी हटा दी गई ताकि उसकी पावर कम हो जाए। वॉर गिल्ड क्लॉज, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साई का पार्ट था, उसने वॉर का पूरा ब्लेम जर्मनी के ऊपर डाला और वॉर में जो भी नुकसान हुआ था अलाइज का, इन सब का पैसा भी जर्मनी को ही देना पड़ेगा। तो इसे जर्मनी को 6 बिलियन यूरोज देने थे। अलाइड की आर्मीज ने राइनलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया। बहुत से जर्मन्स ने वाइमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल बताया, न सिर्फ जर्मनी की डिफीट का, पर उसको जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में बातें माननी पड़ी थी उसके लिए भी। द इफेक्ट्स ऑफ वॉर।
वॉर का बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीकों से। कॉन्टिनेंट जो दूसरों को पैसा देता था, अब उसको खुद दूसरों से पैसा लेना पड़ रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप की सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर डाला। सोल्जर्स को सिविलियन से ऊपर रखा जाने लगा। पॉलिटिशियंस ने स्ट्रेस किया कि मेन को अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन होना चाहिए। मीडिया ने ट्रेंच में रहना ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, पर रियलिटी काफी अलग थी। सोल्जर्स बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते थे। उनको पॉइजनस गैसेस, एनिमी शेलिंग का सामना करना पड़ता था। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुई, वैसे ही जर्मनी में भी स्पार्टसिस्ट लीग चाहती थी कि रशिया की तरह यहाँ पे भी रेवोल्यूशन हो और सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस आए। पर सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से वो वाइमर में मिले और उन्होंने रिपब्लिक बनाई। इस वाइमर रिपब्लिक में स्पार्टसिस्ट लीग को शांत करने के लिए फ्री कॉर्प्स का सहारा लिया। फ्री कॉर्प्स एक प्राइवेट पैरामिलिट्री ग्रुप था जिसमें एक्स सोल्जर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ और एक्स ऑफिसर्स थे। फ्री कॉर्प्स ने मिलकर स्पार्टसिस्ट के विद्रोह को क्रश कर दिया, जिससे स्पार्टसिस्ट एंग्री हो गया और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई। इसके बाद कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हमेशा के लिए दुश्मन बन गए और ये पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन 1923 के बाद और भी बढ़ गया। क्या हुआ था कि जर्मनी ने ज्यादातर लड़ाई लोन लेके लड़ी थी और अब उसको वॉर रेपरेशंस चुकाने के लिए भी गोल्ड देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से गोल्ड का रिजर्व बहुत ही कम हो गया। तो 1923 में जर्मनी ने पे करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस ने जर्मनी का रूर एरिया ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी ने इस बात पर पैसिव रेजिस्टेंस किया और बहुत सारी पेपर करेंसीज प्रिंट करना शुरू कर दी। इतनी ज्यादा प्रिंटेड मनी होने की वजह से जर्मन करेंसी मार्क की वैल्यू बहुत कम हो गई। अप्रैल में $1 की वैल्यू 24,000 मार्क्स थी, यानी अगर हम लोग को $1 चाहिए होता था तो हमें 24,000 मार्क्स देने पड़ते थे। इसकी वैल्यू जुलाई, अगस्त, दिसंबर में ये बढ़ती चली गई। तो जो सामान था वो तो लिमिटेड क्वांटिटी में था, पर जो मनी है वो बहुत क्वांटिटी में हो गया। तो इसलिए लोगों में कंपटीशन था कि कौन कितने में वो सामान ले सकता है, और इसकी वजह से दिन ब दिन चीजों का दाम बढ़ने लगा। तो इसलिए जब मार्क की वैल्यू कम होने लगी तो चीजों का दाम बढ़ रहा था। इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। फाइनली अमेरिकन आए और उन्होंने जर्मनी के लिए डॉज प्लान बनाया ताकि जर्मनी पे इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। द इयर्स ऑफ डिप्रेशन 1924 से 1928 तक थोड़ी स्टेबिलिटी रही जर्मनी में। इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री की रिकवरी यूएसए के दिए हुए लोन से होती थी, पर जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ यूएसए में, तब से यूएसए का सपोर्ट खत्म हो गया। लोगों को लगा कि उनकी शेयर्स की वैल्यू और भी कम हो जाएगी फ्यूचर में। ये सोच के लोग अपना शेयर्स बेचने लगे। ये शुरुआत हुई ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की। अगले 3 साल में यूएसए की नेशनल इनकम आधी हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गए। यूएसए में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका असर हुआ, पर सबसे ज्यादा असर हुआ था जर्मनी में। 1932 तक 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बंद हो गया था। वर्कर्स की जॉब्स छूट गई थी या फिर उनको कम वेजेस में काम करना पड़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से यंग लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लगे। मिडिल क्लास, स्पेशली जिनको सैलरी या पेंशन मिलती थी, उनकी सेविंग्स कम होने लगी। स्मॉल बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर्स का बिजनेस चौपट हो गया। सिर्फ जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे वही थोड़ा सही हालत में थे, पर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उनकी भी बार्गेनिंग पावर कम हो गई थी। पीजेंट और वुमेन भी बड़े परेशान थे। पॉलिटिकली भी वाइमर रिपब्लिक कुछ खास नहीं कर रही थी। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट अनस्टेबल थी और डिक्टेटरशिप के प्रति वल्नरेबल थी। अनस्टेबल इसलिए क्योंकि वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि गवर्नमेंट बनाने के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलना जरूरी था, और ये मिलना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए पार्टीज को कोलिशन बनाना पड़ता था। दूसरा ये डिफेक्ट था कि आर्टिकल 48 में प्रेसिडेंट को पावर मिली थी इमरजेंसी इम्पोज करने की, और इमरजेंसी में वो सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकते थे, यानी फ्रीडम और इक्वालिटी हटा सकते थे और खुद से रूल बना सकते थे। इसलिए लोगों को ऐसे सिचुएशन में इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से विश्वास बिल्कुल ही उठ गया। हिटलर्स राइज टू पावर
हिटलर ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। उसका ज्यादातर बचपन गरीबी में बीता। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तब उसने आर्मी में एनरोल किया और फ्रंट में एज अ मैसेंजर काम किया। फिर कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए मेडल्स भी जीते। पर जर्मनी की डिफीट ने उसको हॉरिफाई कर दिया और वर्साई की ट्रीटी ने फ्यूरियस। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। फिर उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लिया और उसका नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। यही पार्टी आगे चल के नाजी पार्टी कहलाई। 1923 में हिटलर ने प्लान बनाया बवेरिया को सीज करने का और पावर अपने हाथ में लेने का, पर वो फेल हो गया। उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में रिलीज भी कर दिया गया। इनफैक्ट 1930s तक इतना पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला था हिटलर को। इट वाज आफ्टर द क्राइसिस जब नाजी का प्रोपेगेंडा काम आया, जिससे लोगों को लगा कि अब हिटलर ही उन सबको उस सिचुएशन से निकाल सकता है। 1928 में नाजी पार्टी को राइट्सटाग में सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। 1932 में जब इलेक्शन हुए तब उसी नाजी पार्टी को 37% वोट मिले और वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। हिटलर बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। उसने प्रॉमिस किया जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए, जो वर्साई ट्रीटी की वजह से इनजस्टिस हुई थी उसको रिस्टोर करेगा। उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो काम ढूंढ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कंट्री के यूथ का फ्यूचर सिक्योर होगा, और जो भी जर्मनी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी हो रही है वो सब खत्म की जाएंगी। वो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करता था और पब्लिक मीटिंग्स में कितने सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये दिखाता था और लोगों में यूनिटी का भाव लाता था। उसने बहुत से सिंबल्स का यूज किया, जैसे रेड बैनर्स विद हक इन क्रूज और नाजी सल्यूट। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हाइंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की। अब पावर में आने के बाद हिटलर ने डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। फरवरी में जर्मन के पार्लियामेंट राइट्सटाग में अचानक से मिस्टीरियस वे में आग लग गई। फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 में अनिश्चित टाइम के लिए सिविल राइट्स रोक दिए गए। डिक्रीज यानी ऑर्डर या फिर रूल जिसको मानना जरूरी होता है, और ये डिक्री हिटलर अपने आप से बना सकता था। उसको किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसने अपने एनिमीज कम्युनिस्ट को न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ और इस एक्ट ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। इसने हिटलर को सारे पावर्स दे दिए पार्लियामेंट को हटाने के और डिक्रीज से रूल करने के लिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस बैन कर दिए गए। स्टेट ने इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह नाजीज चाहते थे। इसमें रेगुलर पुलिस के अलावा SA या स्टॉर्म ट्रूपर्स थे, गेस्टापो सीक्रेट स्टेट पुलिस, SS प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस थे। इनकी हेल्प से हिटलर लोगों पे नजर रखता था। अब नाजी लोगों को डिटेन कर सकते थे गेस्टापो टॉर्चर चेंबर में, अपनी मर्जी से डिपोर्ट कर सकते थे और अरेस्ट कर सकते थे बिना कोई लीगल प्रोसीजर के।